नमस्ते एवरीवन। आज हम वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित शरणागत इस कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। लेखक के बारे में देख लेते हैं। वृंदावन लाल वर्मा जी का जन्म झांसी उत्तर प्रदेश में 1889 9 ऑफ जनवरी को हुआ था। ये उस समय की बात है जब ब्रिटिश सरकार का राज था। वे छोटी छोटी कहानियां लिखते थे। बाद में उनका एक निबंध लेखन प्रारंभ हुआ और उनकी कहानियों का ज्यादातर जो पृष्ठभूमि जो बेस है वो ऐतिहासिक थी। कहानी की शुरुआत से पहले ये समझ लेते हैं कि ये उस समय के समाज की कहानी है जहाँ पे ज्यादातर नंबर वन जात पात का बहुत प्रभाव था। जात पात मतलब डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, ऊंच नीच, कौन अच्छा है कौन बुरा है, ठाकुर राजपूत। उस समय का जमाना था जब बुलक कार्ट से एक जगह से दूसरे जगह पे जाया जाता था। तो आइए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। आप बस ये ध्यान रखिएगा, शरणागत, शरणागत का मतलब क्या होता है? शरण में आना मतलब किसी के अंडर प्रोटेक्शन में आना। शरण में आया हुआ व्यक्ति या पर्सन सीकिंग और आस्किंग फॉर प्रोटेक्शन। तो किसी के शरण में आना, उसे जो शरण में आता है उसको बोलते हैं शरणागत। एक्चुअल में इस कहानी में लेखक ने एक राजपूती मर्यादा, शरणागत की रक्षा करना, उसे एक बार अगर वचन दे दिया तो उसे निभाना, इन सब बातों पे बहुत जोर दिया है। और इसी पे कि भारतीय संस्कृति की महत्वता को भी दिखाता है कि किस तरह एक ठाकुर एक राजपूती मर्यादा को निभाता है और शरण में आए हुए की रक्षा करता है। यही इस कहानी का एक उद्देश्य भी है। अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में रज्जब, रज्जब कौन है? एक कसाई है। कसाई मतलब एक बूचर जो स्लॉटर करता है एनिमल्स को। तो एक मुसलमान कसाई है। कैरेक्टर स्केच देखते जाएंगे। रज्जब अपना रोजगार करके ललितपुर लौट रहा था। ललितपुर लौट रहा था तो रज्जब कहाँ का निवासी है? वह ललितपुर का निवासी है। रज्जब ललितपुर का निवास, ललितपुर गांव में रहता है। वह कहीं काम से गया था और वापस से अपने गांव ललितपुर जा रहा है। ओके। उसके साथ में स्त्री थी, मतलब उसकी पत्नी, और गांठ में 200-300 की बड़ी रकम। दो तीन, तो वो जहाँ काम करने के लिए गया था वहां पे उसने कुछ पैसा कमाया। उस पैसों को उसने एक गांठ, एक पोटली में बांधा। तो अब उसके पास पैसे थे, 200-300 रुपए थे, उसकी पत्नी थी और वह अपने गांव की ओर लौट रहा था। मार्ग बीहड़ था, सुनसान। बीहड़ मतलब उबड़ खाबड़ भयानक सा। तो जो रास्ता था उसके गांव की ओर जाने का वह उबड़ खाबड़ सुनसान था। ललितपुर काफी दूर था। बसेरा कहीं ना कहीं लेना ही था। तो ललितपुर कैसा था? बहुत दूर था। और बसेरा कहीं ना कहीं लेना था। इसलिए उसने मड़पुरा नामक गांव में ठहर जाने का निश्चय किया। तो ललितपुर से ललितपुर की ओर जा रहा था। रास्ते में एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम था मड़पुरा। उस गांव का नाम था मड़पुरा। उसकी पत्नी को बुखार हो आया था। उसकी पत्नी को बुखार था, फीवर था। रकम पास में थी। रकम कितनी थी? 200-300 रुपए, जो उसने एक पोटली, एक गांठ में बांधा था। और बैलगाड़ी किराए पर करने में खर्च ज्यादा पड़ता था। इसलिए रज्जब ने उस रात आराम कर लेना ही ठीक समझा। रज्जब को उस रात मड़पुरा गांव में आश्रय लेने की क्या जरूरत थी? उसे मड़पुरा गांव में कहाँ रुकना था? मड़पुरा क्यों रुकना था? 3 कारण थे। पहला, उसके साथ उसकी पत्नी थी जो बुखार था, उससे बीमार थी। सेकंड, उसके पास 200-300 रुपये थे और रात में सफर करना थोड़ा डरावना हो जाता, चोरी की संभावना थी। और तीसरा, अगर उसे अपने गांव जाना था ललितपुर तो उसे बैलगाड़ी करनी पड़ती थी, बुलक कार्ट, जिसका किराया हो जाता, जो ज्यादा महंगा हो जाता। ये 3 कारण था जो उसे मणपुरा में रात रुकना उसे ठीक लगा। परंतु ठहरता कहाँ? 1 मिनट। जात छिपाने से काम नहीं चल सकता था। जात छिपाना मतलब वो नहीं बताना चाहता था कि मैं एक मुसलमान कसाई हूँ।
क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग शायद उसके जात के नहीं थे। और सेकंड थिंग, कसाई इस ऑक्यूपेशन का नाम सुन के ही लोग उसे अपने घर पे रहने भी नहीं देते। तो जात छिपाने से काम नहीं चल सकता था। वो अपनी जात क्यों नहीं छिपा पा रहा था? उसका कारण ये था, वो झूठ बोल सकता था पर नहीं बोल पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी नाक और कानों में चांदी की बालियां डाली थी और पैजामा पहनी थी। इसका मतलब कि उस समय जो एक कसाई की पत्नी, हर किसी का एक रूप रंग होता था। जैसे ब्राह्मण के लोग ऐसा पहनते थे, मुसलमान कसाई उनका पहनावा कुछ अलग था। लोग पहनावे से भी पहचान लेते थे। उनकी पत्नी ने क्या पहना था? नाक और कानों में चांदी की बालियां, बालियां बड़ी बड़ी ऐसे बालियां पहनी थी और पैजामा पहने हुए थे, तो उनके पहनावे से पहचान जाते उनको लोग। ये फर्स्ट रीजन। और इसके सिवाय गांव के बहुत से लोग उनको पहचानते भी थे, उसको। तो रज्जब जो एक कसाई है, उसको गांव के बहुत से लोग पहचानते थे। और प्लस उनकी पत्नी का पहनावा भी ऐसा था, उसने नाक और कान में चांदी की बालियां पहनी थी, इसलिए वह झूठ नहीं बोल सकता था, तो जात छिपा नहीं सकता था। वह उस गांव के बहुत से कर्मण्य और अकर्मण्य ढोर खरीद कर ले जा चुका था। ओके, इसको समझने की कोशिश करते। गांव के बहुत से, तो गांव में जो बहुत से कर्मण्य काम करने वाले और बहुत से जो काम के नहीं थे, ऐसे ढोर, ढोर मतलब कैटल, उनको वो खरीद चुका था। मतलब गांव में लोगों ने, कुछ लोगों ने छुप छुप के और कुछ लोगों ने अपने अच्छे भले बकरी, भेड़ बकरियां, कैटल जो बूढ़े हो जाते हैं वैसे, ऑक्स, बुलक्स, भैंस, बैल, गाय, ऐसी जो हो जाती, बूढ़ी हो जाती है, जो कुछ काम के नहीं रहते, ऐसे पशु, छोटे बड़े सारे पशु, तो सारे कैटल्स ऐसे को बेच देते थे ताकि थोड़ा पैसा मिल जाए कसाई को। ऑब्वियसली चोरी छुपे बेचते थे। और कुछ कुछ लोग काम करने वाले पशु को भी बेच देते थे, कोई भी रीजन हो सकता था, जैसे उनको खान पीना नहीं पहुंचा सकते या पैसों की जरूरत हो, कोई भी रीजन हो। तो गांव में ऐसे काम में आने वाले और काम में नहीं आने वाले, ऐसे बहुत सारे ढोर मतलब पशुओं को वो खरीद चुका था। तो बहुत से लोग उसे पहचानते थे यहाँ पे। तो अपने व्यवहारियों से उसने रात भर के बसेरे के लायक स्थान की याचना की। तो व्यवहारी मतलब जिससे उसका, जिनकी जान पहचान हो, ऐसे लोगों से जो उनसे खरीद और बेचना का काम उन कुछ लोगों ने जो किया था उसके साथ, ऐसे लोगों के पास जा जाके उसने रात गुजारने के लिए, कि बाबा रात रुकने के लिए आसरा दे दो, एक शेल्टर दे दो, याचना की, याचना रिक्वेस्ट की। पर किसी ने भी मंजूर ना किया, किसी ने नहीं किए दिया उनको रात रुकने के लिए घर। उन लोगों ने अपने ढोर रज्जब को अलग अलग और लुके छिपे बेचे थे। ढोर मतलब अपने अपने कैटल, उन्होंने अपने अपने पशु, सिंपल हिंदी। रज्जब को किसी ने छुप के बेचे थे, बिना किसी को बताए, बहुत सीक्रेटली उन्होंने बेचे थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी को भी पता चले कि हमारा रज्जब से कोई पहचान है या हम उसे पहचानते भी है। ठहरने में तुरंत ही तरह तरह की खबरें फैलती, इसलिए सबने इनकार कर दिया। तो सबने क्यों इनकार कर दिया? अगर उसे रुकने के लिए बोल देते और उसका मदद कर देते, हेल्प कर देते उसकी, तो लोगों को पता चल जाता कि अरे गांव है, छोटी सी बात सबको पता चल जाती है, अरे ये तो रज्जब को पहचानता है, कसाई है, और बदनामी होती। बस बदनामी के डर से लोगों ने उसको जरा भी मदद नहीं की, उसके पहचान वालों ने भी नहीं की। गांव में एक गरीब ठाकुर रहता था। थोड़ी सी जमीन थी जिसको किसान जोतते थे। अभी ये ठाकुर को एक बार हम लोग समझ जाए तो ये पूरी कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब ये देखिए, ठाकुर कैसा था? गरीब था। उसके पास क्या थी? थोड़ी जमीन थी। जमीन पे क्या खुद ठाकुर खेती करता था? नहीं। ठाकुर ने क्या किया था? कुछ किसान रखे, कुछ किसानों को दे दी थी उसने जमीन, कि आप इस पे खेती बाड़ी करो, और बदले में वो उनसे पैसे लेता था।
और वो खुद खेती नहीं करता था। क्यों? क्योंकि निज का हल बैल कुछ भी न था। निज का मतलब खुद का, स्वयं का, उसका पर्सनल हल और बैल ना उसके पास बैल थे, ना हल था जोतने के लिए, फार्मिंग के लिए कुछ भी नहीं था खुद का, क्योंकि वो खुद भी तो गरीब ही था। लेकिन अपने किसानों से 2-3 साल का पेशगी लगान वसूल कर लेने में ठाकुर को किसी विशेष बाधा का सामना नहीं करना पड़ता था। ठाकुर के पास खुद का हल बैल नहीं था, उसने किसानों को जमीन दे दी थी कि तुम जोतो, और बदले में वो क्या करता था, उनसे लगान लेता था, टैक्स या कुछ पैसा लेता था। और वो उनसे पेशगी लगान मतलब पेशगी मतलब इन एडवांस, लगान मतलब टैक्स। और कितना, 2-3 साल का एडवांस टैक्स वो उनसे ले लेता था, वसूल कर लेता था। वसूल कर लेना मतलब सामने वाला कोई हंसी खुशी नहीं देता था, वसूल उनसे ले लेता था अपनी ताकत दिखा के। उसे पैसा लेने में उनसे कोई विशेष बाधा, कोई प्रॉब्लम उसे नहीं हो रही थी। छोटा सा मकान था, ठाकुर का मकान कैसा था, छोटा था, परंतु उसको गांव वाले गड़ी के आदर व्यंजक शब्द से पुकारा करते थे। गड़ी किसे कहते थे? गड़ी का एक मतलब होता है टेकड़ी, छोटा हिली एरिया। तो गांव वाले उसके छोटे मकान को भी बहुत ज्यादा सम्मान, रिस्पेक्टफुली क्या बोलते थे? गड़ी। गड़ी के शब्द से पुकारते थे। हम तो आज गड़ी गए थे, मतलब ठाकुर साहब के मकान पे गए थे। और ठाकुर को डर के मारे राजा शब्द से संबोधित करते थे। राजा शब्द से क्या सम्मान के साथ करते थे, प्यार से करते थे? हाँ, सम्मान तो था, सम्मान, एक रिस्पेक्ट तो था, उसके साथ ही एक डर भी था। उससे वो लोग उसे राजा कहते थे। तो कहीं कहीं ठाकुर साहब, कहीं कहीं लिखते हैं राजा साहब, और उनके मकान को कहते थे गढ़ी। तो अब इसको समझते हैं। अभी देखिए, ठाकुर, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं इसका एक्सप्लेनेशन, बट वंस यू अंडरस्टूड दिस, बहुत क्लियर हो जाएगा पिक्चर फिर आपके दिमाग में। ये पुरानी मूवीज में हम देखेंगे ठाकुर कैसे रहते थे। एक तो अपनी बातों पे रहते थे, और ठाकुर एक्चुअली क्या रहते थे, वो राजपूत जिन्हें ठाकुर ये सम्मान में उपाधि देती थे, पदवी देते थे। अब वो राजपूत तो रहे नहीं कि वो जो बहुत परमवीर रहते थे, उनके बाद उनके बच्चे 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 वो ठाकुर का नाम लेके घूम रहे हैं, हाँ ठाकुर। तो वे अब ठाकुरों पे एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि हमारा बहुत नाम है, इज्जत है, हमें बनाए रखना है। तो आप पुरानी हिंदी मूवीज में भी देखोगे ना, बीच की मूवीज में भी, तो उसमें एक ठाकुर रहता है, वो गरीब रहता है, पर अपना नाम बनाए रखने के लिए, वो मतलब लोगों में इज्जत बनाए रखने के लिए, वो अपना रुतबा बनाए रखने के लिए लोगों को थोड़ा डरा धमा के रखता था। 2-3 ऐसे पहलवान टाइप आदमी लोग रखता था, लठ वाले। तो लोग उनसे थोड़ा डर के भी रहते थे, और इज्जत के कारण, डर के कारण उन्हें ठाकुर साहब, राजा साहब ऐसे कहते थे। और वो लोग भी झूठी शान बनाए रखते थे, क्योंकि बाप दादा के जो परंपरा है वो उनको चलाए रखनी पड़ती थी। तो हमारा ये जो ठाकुर है वो भी गरीब है, और अब वो अच्छा इंसान तो है ये ठाकुर, पर उसे अपनी शान बचाए रखने के लिए एक डर है लोगों में, आज भी इज्जत भी है उसकी। अब हम आगे बढ़ते हैं। शामत का मारा रज्जब इस ठाकुर के दरवाजे पर अपनी ज्वरग्रस्त पत्नी को लेकर पहुंचा। शामत आफत, आफत का मारा परेशान रज्जब अब इस ठाकुर के दरवाजे पे आया। गांव में किसी ने उसे रात गुजारने के लिए अलाउ नहीं किया। ज्वरग्रस्त पत्नी को लेके आया, ज्वर मतलब बुखार, उसकी पत्नी को बुखार था, बीमार पत्नी को लेकर आया। ठाकुर पौर में बैठा हुक्का पी रहा था। पौर मुख्य दरवाजा, एक मेन गेट, लोहे वाला समझो, फिर बरामदा, फिर आंगन, और एक मुख्य दरवाजा, एक अच्छा खासा। उधर हुक्का पी रहा था। हुक्का, चिलम, हुक्का, ऐसे गुड़ 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 की आवाज करके, पुराने पिक्चरों में आप देखो दिख जाएगा हुक्का क्या होता है। रज्जब ने बाहर से ही सलाम करके कहा, दाऊजू, एक बिनती है। रज्जब बाहर से पुकारता है, सलाम ठाकुर साहब। दाऊजू बड़े भाई को कहते हैं, बलराम दाऊ जैसे हम बोलते हैं ना, दाऊजू यूपी साइड की भाषा है ये। दाऊजू, एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है, विनती। ठाकुर ने बिना एक रत्ती भर इधर उधर हिले डुले पूछा, क्या? अब रात का समय है, ठाकुर ने थोड़ा भी रत्ती भर मतलब थोड़ा भी इधर उधर देखा नहीं, और उसको क्या पूछता है, क्या?
क्या हुआ, क्या विनती है? रज्जब बोला, मैं दूर से आ रहा हूँ, बहुत थका हूँ। मेरी औरत, मेरी वाइफ, मेरी पत्नी को जोर से बुखार आ गया है, बहुत बुखार है। जाड़े में बाहर जाकर रहने से न जाने इसकी क्या हालत हो जाएगी। जाड़ा मतलब ठंडी में अगर हम रात भर बाहर कहीं रहे, पेड़ के नीचे नीचे सोए, तो पता नहीं इसकी हालत और बिगड़ जाएगी। इसलिए रात भर के लिए कहीं 2 हाथ जगह दे दीजिए। 2 हाथ जगह, थोड़ी सी रात गुजारने के लिए, बस थोड़ी सी जगह दे दो हमको। कौन लोग हो? ठाकुर ने प्रश्न किया। कौन लोग हो मतलब कहाँ से आए हो, कौन जाति के हो? हूं तो कसाई। रज्जब ने सीधा सीधा बोल दिया, मैं एक कसाई हूँ। चेहरे पर उसके बहुत गिरगिराहट थी। और क्या एक्सप्रेशन था? गिरगिराहट। बहुत सॉफ्ट, कुछ चाहिए हमें, कुछ प्लीड कर रहे हैं हम, रिक्वेस्टिंग एक्सप्रेशन में वो बोल रहा है कि मैं हूं तो कसाई। और एक्सप्रेशन बहुत सॉफ्ट से। ठाकुर की बड़ी बड़ी आंखों में कठोरता छा गई, कठोरता एकदम। सॉफ्ट का एकदम अपोजिट, नरम दिल का एकदम अपोजिट, कठोर दिल। तो ठाकुर की आंखों में कसाई है ये तो, ऐसा उस टाइप का एक्सप्रेशन आ गया। बोला, जानता है ये किसका घर है? यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे की तूने? तो अब वो कठोर, थोड़े रूट से बिहेवियर में बोले। रज्जब ने आशा भरे होपफुली स्वर में कहा, यह राजा का घर है, इसलिए शरण में आया हूँ। ये तो एक, आप तो राजा हो, इसलिए मैं आपके शरण, आपके शरण में आया हूँ, मुझे प्रोटेक्ट करिए, ऐसा। तुरंत ठाकुर की आंखों की कठोरता गायब हो गई। ओके, राजा बोला, मैं राजा और ये शरण में आया है। ओके, जरा नरम स्वर में बोला, किसी ने तुमको बसेरा नहीं दिया? बसेरा मतलब रात रुकने के लिए जगह, आश्रय नहीं दिया तुमको? नहीं महाराज, रज्जब ने उत्तर दिया। बहुत कोशिश की, परंतु मेरे खोटे पेशे के कारण कोई सीधा नहीं हुआ। मैंने बहुत ट्राई किया, परंतु मेरा खोटा पेशा, खोटा पेशे मतलब मैं एक कसाई हूँ, एनिमल स्लॉटर करता हूँ, पशुओं को मारता हूँ। तो जैसे एक व्हाइट कॉलर, एक ब्लैक, व्हाइट कॉलर जॉब होते हैं, और एक उसके अपोजिट ऐसे जॉब जो दिखते नहीं है, कि रिस्पेक्टफुल नहीं है। तो उसने बोला, मेरा ये जो गलत काम है उसके कारण कोई सीधा नहीं हुआ, मतलब किसी ने भी मुझे रहने के लिए जगह नहीं दी। मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ कि जब ये आए कि प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए, तब आप उसका आंसर लिख सकते हो। और वह दरवाजे के बाहर ही एक कोने में चिपट कर बैठ गया। पीछे उसकी पत्नी कराहती कांपती हुई गठरी सी बनकर सिमट गई। इमेजिन कीजिए सिचुएशन, रात का समय, ठंडी का समय, हुक्का पी रहा है कौन? हमारे ठाकुर साहब। और दरवाजे के बाहर बहुत प्लीट, रिक्वेस्ट करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, दया मांगते हुए, एक कोने में चिमट कर, सिकुड़ कर कौन बैठ गया? रज्जब। और उसके पीछे उसकी पत्नी कराह रही है, कराह पेन में आवाज करते उसे कराह रही, कांप रही है, शिवर कर रही है, क्योंकि ठंडी लग रही है, उसे बुखार है। और गठरी सी बनकर सिमट गई। गठरी मतलब खुद को पूरा सिकुड़ लिया, एक जैसे एक बीन बैग होता है, एकदम कॉम्पैक्ट हो गई। और एक से गठरी सी, पोटली सी बनकर वो बैठी है बेचारी, और करके उसको करा रही है। ठाकुर ने कहा, तुम अपनी चिलम लाए हो? अब ठाकुर खुद हुक्का पी रहा था। ठाकुर मतलब दयावान है, उसने उसको रहने के लिए जगह दी। और पहले जैसे हम बोलते कि बाबा कुछ मिलजुल के लोग रात को हुक्का पानी करते थे, चिलम पीते थे। तो पूछता है, तुम अपनी चिलम लिए हो? हाँ सरकार, रज्जब ने उत्तर दिया। चिलम, हुक्का, एक ऐसा पाइप सा होता है, और फिर ऐसा एक कोनिकल, थोड़ा सा ऐसा कुछ फ्लास्क सा होता है, कोनिकल शेप में, थोड़ा सा चिलम, हुक्का पीते हैं। हाँ साहब, लाया हूं। तब भीतर आ जाओ। तमाकू, तमाकू मतलब तंबाकू, टोबैको, अपनी चिलम से पी लो। ऐसा क्यों कहा अपनी चिलम से पी लो? क्योंकि चिलम कैसा रहता है, 2 शेप होते हैं। एक तो ठाकुर लोग ऐसा पाइप रखते हैं, स्मोकिंग पाइप, वो बार बार मुंह में डालते हैं। और एक चिलम रहती है, कोनिकल शेप टाइप रहता है, उसको भी ऐसे मुंह में डाल के पीते हैं। तो वो हाइजीन का एक, अभी वो कसाई है तो अपना तो उसको दे के शेयर नहीं कर सकते थे, ये ठाकुर है। तो उसने बोला, अपनी चिलम से पी लो। तंबाकू भले यूज कर लो मेरा, पर अपना यूज करो, चिलम। अपनी औरत को भी भीतर कर लो, मतलब बाहर मत रहो, अंदर आ जाओ। हमारी पोर के एक कोने में पड़े रहना, हमारे मकान के एक कोने में तुम पड़े रहना। जब वे दोनों भीतर आ गए, ठाकुर ने पूछा, तुम यहाँ से कब उठकर जाओगे? मतलब तुम यहाँ से सुबह सुबह कब चले जाओगे?
क्योंकि ठाकुर नहीं चाहता था कि उसे कोई देख ले कि मैंने कसाई को रहने दिया है। जवाब मिला, अंधेरे में ही महाराज। खाने के लिए रोटियां बांधे हूं, इसलिए पकाने की जरूरत ना पड़ेगी। पहले के लोग एक जगह से दूसरे जगह पर पैदल या बैलगाड़ी में जाते थे, बुलक काट में। तो वो बोल रहा है कि अंधेरे में ही, मतलब सुबह सुबह एकदम अंधेरे में ही चला जाऊंगा, और मैं साथ में रोटियां भी लेके आया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सुबह उठ के पकाना है। तुम्हारा नाम? रज्जब। अब जाके ठाकुर ने उसका नाम पूछा। तो हमने अभी तक ठाकुर के कैरेक्टर स्केच में देखा कि वो ठाकुर साहब है, राजा, गड़ी, मकान, गरीब है, सब कुछ देखा। साथ में अब देखा कि वो दया करता है, उसे अपने घर में आश्रय दे देता है रात भर रुकने के लिए। थोड़ी देर बाद ठाकुर ने रज्जब से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? रज्जब ने स्थान का नाम बतलाया। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि वो ललितपुर जा रहा है, पर वो कहाँ से आया है? तो किसी काम के लिए गया था। उस जगह का नाम इसमें नहीं बताया गया है कि वो कहाँ से आ रहा है, ये नहीं बताया। बस किसी काम के लिए गया था जहां उसने पैसे कमाए। वहां किस लिए गए थे? अपने रोजगार के लिए, काम के लिए। काम तो तुम्हारा बहुत बुरा है। काम तो है ना तुम्हारा बहुत बुरा है, बहुत बुरा काम करते हो, कसाई हो ना। कौन? किसने? किससे कहा? ठाकुर ने कहा। क्या करूं, पेट के लिए करना पड़ता है। पेट मतलब रोजगार है, मेरे कमाई का जरिया है, करना पड़ता है। परमात्मा ने जिसके लिए जो रोजगार मुकर्रर किया है वही उसको करना पड़ता है। परमात्मा, अल्लाह, ईश्वर, जिसने एक बार जिसके लिए जो रोजगार कमाने का जरिया लिख दिया है, मुकर्रर किया है, डिसाइड कर दिया है, वही उसको करना पड़ता है। क्या नफा हुआ, क्या फायदा हुआ? प्रश्न करने में ठाकुर को जरा संकोच हुआ, और प्रश्न का उत्तर देने में रज्जब को उससे बढ़कर। अभी किसी से हम पूछेंगे कि कितना फायदा हुआ, कितना पैसा मिला तुमको, तुम गए थे तो प्रश्न पूछ बैठा ठाकुर, उसके बाद उसको रियलाइज हुआ, तो उसको संकोच, हेजिटेट किया। और उत्तर देने में कि मुझे कितना फायदा हुआ, ये उत्तर देने में रज्जब को भी, मतलब ही वॉज ऑल्सो नॉट वेरी कंफर्टेबल कि कितना फायदा हुआ बताने में। तो रज्जब ने क्या जवाब दिया? महाराज, पेट के लायक कुछ मिल गया है, यो ही। पेट भरने के लिए थोड़ा बहुत जो चाहिए उतना पैसा मिल गया है। ठाकुर ने पर इस पर कोई जिद नहीं की, फिर उसने भी ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया। रज्जब एक क्षण के बाद बोला, बड़े भोर उठकर चला जाऊंगा। बड़े भोर, अर्ली मॉर्निंग। भोर मतलब सुबह, अर्ली, बहुत सुबह सुबह ही मैं चला जाऊंगा। तब तक घर के लोगों की तबीयत भी अच्छी हो जाएगी, घर के लोग, तब तक मेरी पत्नी की तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद दिन भर के थके हुए पति पत्नी सो गए। तो रज्जब और उसकी पत्नी सो गए। काफी रात गए। कुछ लोगों ने एक इशारे से ठाकुर को बुलाया। अब दिस इज, थोड़ा सा अटेंशन दीजिए। रात हो गई, पति पत्नी सो गए, रज्जब, उसकी पत्नी, और कुछ लोग आए, दो चार लोग आए, और बंधे इशारे से। इशारा मतलब एक साइन लैंग्वेज से, जैसे इधर आओ, हाय, हेलो, वेव करो। तो एक बंधे हुए इशारे से, जो हमको पता है कि इस साइन का मतलब क्या है। तो कुछ इशारा करके उन्होंने ठाकुर को बुलाया। ठाकुर कैसे आए? एक फटी सी, फटी हुई रजाई, रजाई मतलब एक ब्लैंकेट सा ओढ़ के ठाकुर साहब बाहर निकल आए। अब ठाकुर है, उसके पास तो अच्छी रजाई होनी चाहिए ना ऐसे तो, पर एक फटी हुई रजाई, ब्लैंकेट ओढ़ के आया। क्यों? वो नहीं चाहता था कि, एक तो दो रीजन, ठंडी थी, और दूसरा वो नहीं चाहता था कि कोई उन्हें, इन जो लोग आए थे उनसे बात करते हुए देख ले। आगंतुकों में से एक ने धीरे से कहा, दाऊ जी, आज तो खाली हाथ लौटे, कल संध्या का शगुन बैठा है। मतलब आगुंतक समानार्थी शब्दों में भी पढ़ते हैं, मेहमान, गेस्ट को बोलते हैं आगुंतक। मतलब आने वाले लोग, जो चार लोग आए थे। ये रज्जब और उसकी पत्नी तो सो गए। उसके बाद जो कुछ लोग रात के अंधेरे में ठाकुर को सीक्रेटली मिलने आए थे, उनमें से किसी ने कहा, दाऊ जी, बड़े भाई, आज तो खाली हाथ लौटे, आज तो कुछ पैसा नहीं मिला, आज तो खाली आता है। कल संध्या का सगुन बैठा है। सगुन मतलब शगुन, अच्छा टाइम, अच्छा मुहूर्त। कल शाम का मतलब टुमारोज, कल शाम का अच्छा टाइम हमने डिसाइड किया है। ठाकुर ने कहा, अरे आज जरूरत थी, खैर कल देखा जाएगा। क्या कोई उपाय किया था? मतलब आज कुछ जरूरत थी, किस चीज की? ऑब्वियसली पैसों की ही। खैर कल देखा जाएगा, चलो कल देख लेते हैं, आज कुछ नहीं मिला तो, क्योंकि आज तो खाली आता है। का कोई उपाय किया था? मतलब क्या डिड यू ट्राई टुडे, आज तुमने कोई उपाय, कुछ कोशिश की थी? वो पूछता है, क्या आज कुछ कोशिश की थी?
हाँ, आगुंतक बोला, आने वाले लोगों में से एक ने बोला, आगुंतक। एक कसाई रुपये की मोट बांधे इसी और आया है, परंतु हम लोग जरा देर में पहुंचे, वह खिसक गया, कल देखेंगे जरा जल्दी। तो वो क्या बोलता है, एक आज हमने एक कोशिश तो की थी, एक कसाई है, वो कुछ रुपये है ना लेके आया है, पर है ना हम वो आया और हम लोग थोड़ा जरा देर से पहुंचे, और इतने में वो खिसक गया, वो तो चला गया। अब कल देखते हैं उसको, उसके पास पैसा है ना, कल देखते, थोड़ा जरा जल्दी, मतलब कल थोड़ा जल्दी जाके देखते हैं। मतलब ये लोग किसकी कोशिश कर रहे थे, जो एक कसाई से रुपये लेने की कोशिश कर रहे थे, यहां तक हमें समझ में आता है। अब ये कसाई कौन है, ये कसाई वही है जो ठाकुर ने अपने घर में जिनको सुला के रखा है। तो ठाकुर ने घृणा सूचक स्वर में कहा, कसाई का पैसा ना छुएंगे। घृणा सूचक बहुत हेटफुली, डिसलाइकिंग, यक, ऐसा, अरे शी, ऐसा हम लोग करते हैं ना, कसाई का पैसा नहीं छुएंगे, नहीं कसाई, कसाई का तो नहीं। कसाई मतलब उसको भी बहुत हेट से देखते हैं, उस काम को भी। क्यों, बुरी कमाई, बुरा कमाई है, मतलब बुरा काम करके मिला हुआ पैसा है वो हम नहीं लेंगे। उसके रुपयों पे कसाई थोड़े ही लिखा है। तो आगुंतक बोलते कि अरे हमको कसाई से क्या लेना देना, हमको तो पैसों से मतलब है, उसके रुपयों पे थोड़ी लिखा है कि वो कसाई है। रुपया तो दूसरों का ही है, कसाई के हाथ में आने से रुपया कसाई नहीं हुआ। किसने कहा, ये भी आगुंतक ने ही कहा है। किससे कहा, ठाकुर से कहा कि पैसा कसाई का खुद का थोड़ी है, उसको भी तो किसी से दूसरे से ही मिला है जब उसने कमाया है। और उ, उसके रुपयों पे लिखा नहीं है कि ये कसाई का पैसा है। और कसाई के हाथ में, मतलब बुरे इंसान के हाथ में आ जाने से क्या पैसा थोड़ी बुरा हो जाता है। तो बोलते कसाई के हाथ में आने से रुपया भी कसाई नहीं हुआ, मतलब पैसा भी बुरा नहीं हुआ, हम तो बुरा की भला, हमको पैसों से मतलब। मेरा मन नहीं मानता, वह अशुद्ध है, अशुद्ध, अपवित्र है। कौन कहता है, ठाकुर। हम अपनी तलवार से उसको शुद्ध कर लेंगे। तो वो उसके लोग जो तीन चार थे, वो क्या बोलते हैं, अरे हम अपनी तलवार, अपनी स्वॉर्ड से उसको शुद्ध वुद्ध कर लेंगे, यू डोंट वरी, हम ठीक कर लेंगे। ज्यादा बहस नहीं हुई, आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। ठाकुर ने कुछ सोचकर अपने साथियों को बाहर का बाहर ही टाल दिया। अब ठाकुर ने क्या सोचा, ठाकुर ने कुछ नहीं, ये नहीं बोला कि यार वो कसाई तो अंदर ही सोया है, चलो उधर ही लूट लेते हैं, या नहीं, ठाकुर ने कुछ नहीं बोला। ठाकुर ने उनको बाहर से ही, घर के अंदर आंगन तक भी नहीं लिया, बाहर से ही उनको टाटा बाय बाय कर दिया, टाल दिया। भीतर देखा कसाई सो रहा था, उसकी पत्नी भी, और ठाकुर भी सो गया। फिर आके उसने चेक किया तो ठाकुर भी सोया है, उसकी पत्नी भी सोई, और नहीं, कसाई भी सोया है, उसकी पत्नी भी सोई, और जाके ठाकुर भी जाके सो गया। ठाकुर की पत्नी नहीं है इसमें, गलती से बोल दिया, कसाई सोया, उसकी पत्नी सोई थी, ठाकुर ने चेक किया, ओके, पति पत्नी सो गए हैं, ओके, एवरीथिंग इज गुड। फिर ठाकुर भी जाके सो गया। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसका आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेकेंड पार्ट में। कीप रीडिंग, कीप लिसनिंग, बाय बाय।